हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। आज कुछ अलग दिख रहा है ना? कुछ अलग, क्या अलग दिख रहा होगा? जी हाँ, हम लेकर आए हैं इतिहास। क्या लेकर आए हैं? इतिहास। और इतिहास भी कोई किसी क्लास का नहीं है। ये इतिहास है 1206 से लेकर 1707 तक। अब अगर ये किसी क्लासेस में एप्लीकेबल है प्लस वन प्लस टू में तो ठीक है, वरना अंडर ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर के लिए ये बुक है, हिस्ट्री 1206 से 1707 तक। तो इसके बस मैं मेन पॉइंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि पूरी की पूरी बुक पढ़ना क्या वाजिब है। खैर आगे चलते हैं। सबसे पहला जो इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ये सल्तनत की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? सल्तनत की। तो सल्तनत शब्द जो था वो ज्यादातर मुसलमान, जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, जो मुस्लिम शासक थे ना, उन्होंने उस सल्तनत की स्थापना की थी। वरना तो दिल्ली तो एक प्रांत था। प्रांत और सल्तनत, इसका फर्क पता होना चाहिए। खैर, मुस्लिम शासकों ने सल्तनत की स्थापना की थी। जैसे ही मुस्लिम शासक दिल्ली पर राज करने आए तो दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया भैया। हालांकि हम इसको पढ़ेंगे, इसको डिटेल में, कि दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में कैसे स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर आप लिख कैसे सकते हो। क्योंकि देखो, आप ग्रेजुएशन तक पहुंच गए हो, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे को चाहिए मार्क्स। सीधी सी बात। तो 14 नंबर का प्रश्न होगा। 14 नहीं होगा तो 7 नंबर का तो होगा ही, उससे कम तो नहीं होगा। उतने नंबर के प्रश्न में लिखना कितना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो लिखना कैसे है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको ये क्लियर करके बता देता हूं। दिल्ली सल्तनत के रहे थे मुस्लिम शासक की, है ना? कौन मुस्लिम शासक कब आया? हालांकि आपका 1206 से आगे की बात है, तो हमने पहले 1206 से पहले हम ये पता कर ले कि मुस्लिम शासक शुरू कहां से हुआ था। मुस्लिम पूरा का पूरा सिनेरियो कहां से शुरू हुआ मुस्लिमों का। तो क्या हुआ था, अगर आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा आपने। किसका नाम सुना होगा? मोहम्मद गौरी का नाम। ऑल्दो आपकी बुक में इसके बारे में नहीं दिया है। अगर आप 1206 से 1707 बुक पढ़ रहे हो पोस्ट, और सब्जेक्ट कोड इसका आई डोंट थिंक होगी क्या है, पर लेकिन अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो उसमें मोहम्मद गौरी का वर्णन कहीं पर नहीं है। पर मैं आपको एकदम बेस बता लेता हूं कि इसकी शुरुआत हुई थी मोहम्मद गौरी ने करी थी। मोहम्मद गौरी ने 2 युद्ध लड़े थे। सबसे पहले 1191 में उसने युद्ध लड़ा, वो हार गया। हालांकि लड़ा भी किससे उसने? लड़ा भी उसने देखो, इतनी चीजें एक साथ याद नहीं रहती, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। मैंने एक कॉन्सेप्ट मैप बनाकर रखा है। उस कॉन्सेप्ट मैप में हर एक चीज मैंने एकदम बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। वो ही मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको इजी लगे। ज्यादा बेसिकली हम ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ वो आपको बताऊंगा जो आप आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, फालतू बातें हम करेंगे ही नहीं। 1191 में उन्होंने युद्ध लड़ा जी। किससे युद्ध लड़ा जी उन्होंने 1191 में? रणजीत सिंह जी से लड़ा था आई गेस। खैर हमें यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, तो हम नहीं डालेंगे, सीधा लिखेंगे 1191 में राजपूतों से लड़ा। ये बात है। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हिस्ट्री में अगर आपको एक पर्टिकुलर नेम नहीं याद रह रहा है, छोड़ो भैया, आप ईयर डाल लो। 1191 में राजपूतों से लड़ा उन्होंने, बस बात खत्म। जरूरी थोड़ी ना आपने नाम डाल लेना भी, इस बंदे से लड़ा, छोड़ो करे। फिर उसमें वो हार गया, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, वो हार गया। फिर उसने लड़ा 1192 में युद्ध। 1192 में तराइन नाम की जगह पर उसने युद्ध लड़ा। किस जगह पे? तराइन नाम की। अब अगेन हमें याद नहीं है किससे लड़ा और कब क्या हुआ। क्या यार, हमने टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, लड़ गया, बात खत्म। जीत गया। और यहां से ही मुस्लिम शासक उसके अंडर आए। दिल्ली और कोलकाता आए थे जहां तक मुझे याद है, लेकिन दिल्ली यहां से उनके अंडर आई। दिल्ली यहां से उनके अंडर आई। ठीक है, 1192 से आई दिल्ली उनके अंडर। तो 1192 से लेकर 1206 यहां तक उन्होंने राज किया। कहां पे? दिल्ली पे राज किया। 1192 से लेकर 1206 तक उन्होंने दिल्ली पर राज किया। हालांकि आपके उसमें बुक में नहीं है, लेकिन आप उसको बना सकते हो, इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को वहां पे डाल सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा?
आंसर कैसे बनेगा, उन दोनों को मैं आपके सामने बना देता हूं। ये मैंने एकदम बैक स्टोरी आपको बता दी। यहां से आगे अब सीरत मुस्लिम शासक होगा और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब किए देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कैसे, कौन कौन वहां शासक आए। पूरा कॉन्सेप्ट मैप बना के रखा है मैंने। कॉन्सेप्ट मैप अगर आप वहां पे बनाओगे, अगर आप आंसर में कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे, बहुत अच्छी चीज रहेगी। ये भी चीज मैं आपको सिखा दूंगा कि आंसर लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम अगर ऊपर क्वेश्चन की बात करें तो उसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं। मेरे पास यहाँ पे बुक भी है, उस बुक में मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ लिखा होगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में आप क्या समझते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में आप क्या समझते हैं। इस तरह के प्रश्न बनेंगे आपके पास। तो आप क्या समझते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में, इन्हीं सब शासकों के नाम लिखेंगे ना, ज्यादा तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो कौन कौन से शासक आपने याद करने, अच्छा उसको याद कैसे करना है वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना के शासक है ना, तो स्थापना ही लिखते हैं हम सीधा, डायरेक्ट बीच में सेंटर पॉइंट, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। इसी तरह से आप कॉन्सेप्ट मैप पेपर में बना सकते हैं। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट मैप यही मैं बना के बताऊंगा, यही मैंने साइड में बना रखा है पहले से। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का नाम लिख देते हैं भैया। आप अपने जगह के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। अब सेकंड कौन आया मोहम्मद गौरी के बाद, अब कौन आया, जो मेन चीज है जहां से शुरू हुआ ये सब कुछ, वहां पे आया कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उनका, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं इसको ना लर्न करने का, इनके ईयर लर्न करने का भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और इन्होंने कब से कब तक दिल्ली में स्थापना अपने राज किया वो भी मैं बताऊंगा। और एज वेल एज मैं ये भी बताऊंगा कि भैया इस पूरे नामों को कैसे याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए हमारे पास इल्तुतमिश। कौन आए, इल्तुतमिश। हाँ, इनके नाम थोड़े याद करने मुश्किल है, पर चलो इतिहास है भैया, याद करने पड़ेंगे। इल्तुतमिश आए, उसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आए, इल्तुतमिश के बाद एक बहुत जबरदस्त शासक आए, नहीं आई, हाँ इल्तुतमिश के बाद आई है। तो इसीलिए उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जमाने में जहां पे महिलाओं को पढ़ाया भी नहीं जाता था, उस जमाने में एक महिला ने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे। जी हाँ, और उसका नाम हम सब ने सुना हुआ है। अगर पता नहीं आपने सुना है कहीं पर कि नहीं सुना है, रजिया बेगम। मेरे दिमाग में बहुत फेमस गाना आ रहा है, पर लेकिन मैं यहाँ गा नहीं सकता उसको। लेकिन रजिया बेगम थी एक और शासक दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, उसके बाद है लास्ट शासक दिल्ली सल्तनत के, वो आए थे गयासुद्दीन बलबन। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा, कुछ इसमें दास प्रथा भी थी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के डायरेक्ट कोई नहीं, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई आगे संतान नहीं थी, तो उनके संतान ना होने के कारण इल्तुतमिश जो थे वो उनके दास थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन वो सेवा करते करते कब मेवा खा गए कुछ पता ही नहीं लगा। खैर हम लास्ट शासक की ओर चलते हैं। लास्ट शासक थे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, हाँ नाम इनके थोड़े से मतलब थोड़े क्या बहुत ही ऐसे हैं कि जो लर्न करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन चलो करने तो पड़ेंगे। हमें हमारे पास 5 बन गए, बहुत ज्यादा है भैया। इसी में ही हमने क्वेश्चन का आंसर कर देना है। 7 नंबर का आंसर इसी में ही होगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा, पर लेकिन इनके अब याद कैसे करोगे आप इसको, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी। आप अपनी ट्रिक अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन इन सब की जो ट्रिक रहेगी वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखो गौरी ने कुतुबुद्दीन को इल्तु, मैं लास्ट में एक बार एक साथ पढ़ूंगा ना तब आसान लगेगा, इल्तु देकर रजिया के साथ रजिया के साथ ही रजिया को, सॉरी रजिया को
6 साल भुला कर ग्यासु भेज दिया। अब इसमें 6 साल क्यों ऐड किए सर आपने, वो भी मैं बताऊंगा बताऊंगा, ठहरो ठहरो। भुला कर ग्यासु भेज, पहले आपको इस 6 साल वाले फंडे को क्लियर करता हूं। क्या हुआ था जब रजिया बेगम, हाँ जब रजिया बेगम लास्ट, जब रजिया बेगम सुल्तान बनी थी ना इस दिल्ली सल्तनत की, सुल्तान तो नहीं कहेंगे उसको, चलो जो भी कहेंगे, जब इसने शासन किया था, रजिया बेगम ने जब शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, तो उन्होंने आगे कोई भी वो नहीं बनाई थी, नीति नहीं बनी थी कि अगला शासक कौन बनेगा। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो गयासुद्दीन बलबन थे वो थे प्रधानमंत्री उस टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के प्रधानमंत्री थे गयासुद्दीन बलबन। तो 6 साल तक हालांकि उन्होंने इनडायरेक्ट अनौपचारिक तौर पर राज किया था दिल्ली पर डायरेक्ट उनको एक राजा नहीं कहा गया था, उनको क्या कहा गया था, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही सब कुछ संभाल रहे थे जी। इसको क्यों चेक कर रहे हैं सर, आपको पता है, अगर नहीं पता है तो पुरानी वीडियो में पता लग जाएगा। बीच बीच में बंद हो गया था एक दिन तो इस वजह से आदत पड़ गई कि बार बार चेक करो इसको। खैर वापिस आते हैं, यहाँ आते हैं। अब देखो 6 साल भुलाकर, मतलब जो जहां पे इनका एंड हुआ उसके 6 साल बाद औपचारिक रूप से गयासुद्दीन बलबन की शासन शुरू हुआ। तो इसलिए इन दोनों के बीच में 6 साल का गैप है। उसको याद करने के लिए हमने इस तरह की ट्रिक में ये चीज पहले ही डाल दी। क्या डाली कि गौरी ने कुतुबुद्दीन को इल्तु देकर रजिया को 6 साल भुलाकर ग्यासु भेज दिया। कहां भेज दिया, ग्यासु भेज दिया। अब इस चीज को अगर आपको टफ लग रहा है तो अपने हिसाब से उसको इजी कर सकते हैं, जितना आप इजी करना चाहो, कुछ शब्द हटाना चाहो हटाओ, डालना चाहो डालो, मेरी भला से जो मर्जी करो। आगे चलते हैं, इनके मैं ईयर बताता हूं आपको किसने कब तक राज किया। पहले मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, रुको देखो, यहां से शुरू होगा ना ये 14 5 और फिर है हमारे पास 25 4 20 25 4 20, एक गिनती है ये 14 5 25 4 20 14 5 25 4 20। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करूंगा, मैं इसको फिर आगे चलाऊंगा। आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको आगे चलते हैं हम इसमें कि ये गिनती क्या है सर, ये गिनती क्या है। याद रखना कि भैया सबसे पहले कौन राजा था, उसके बाद कौन, आई एम सॉरी, राजा नहीं थे ये लोग, ये सुल्तान थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुल्तान एंड राजा। क्या डिफरेंस है, ये दिल्ली सल्तनत और दिल्ली प्रांत के बीच जो डिफरेंस है वही एक राजा और शासक के बीच, सॉरी सुल्तान के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं आगे जाके नहीं बोलना चाहता, आगे आप समझदार हो। खैर आगे चलते हैं, और इसमें अगर हम बताएं आपको, अगर मैं देखो पहली बात, अगर आप इसको कोई एस्पिरेंट इसको देख रहा है कि भैया बहुत नॉलेज चाहिए मुझे इस वीडियो से, तो मैं पहले ही बता देता हूं, आई एम सॉरी, कि इससे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको, कि आप कोई क्वेश्चन या आप पेपर की तैयारी कर लो। इससे इतनी नॉलेज मिलेगी कि आप एक अंडर ग्रेजुएशन के हिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर सकते हो और +2 तक की हिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर सकते हो। बस उतने लेवल तक की नॉलेज ही मैंने यहाँ रखी है, कोई ज्यादा डीप नॉलेज नहीं रखी है। पर अगर आपने डीप नॉलेज चाहिए आपको, वो भी यहाँ से मिल सकती है। दिल्ली सल्तनत की एक आपको पूरी की पूरी शासकों की लिस्ट मिल जाएगी। बाकी आपके ऊपर है आपको किस तरह से इसे लेना है इस वीडियो को। मैं ज्यादा टेंशन लेता नहीं, मैंने वीडियो बना दी है। चल आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था 14, आगे क्या था भैया, 14 5 25 5 25 4 20, इस तरह से हमारे पास डिफरेंस थे। अब कैसे डिफरेंस थे, ये हो गया 1992, एक सेकेंड, ये था 1992, उसके बाद हो जाएगा 1206 तक। तो ये 14 साल का डिफरेंस तो हुआ नहीं, आई गेस ये 14 चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1206। तो भैया इनके बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 8 इधर 6 इधर, 8 4 14, 14 ही साल का तो हुआ। 14 साल का डिफरेंस है इनके बीच में। और अगर आप देखें इसको तो चलो अपने हिसाब से इसको, अरे यार इसको प्लस माइनस कर लेना, यहाँ 14 के बजाय जो आएगा वो लिख देना, बात खत्म। 1992, हाँ 92 ही है। 1991 में जो उनका युद्ध हुआ था,
अच्छा 1900 नहीं है यार, 1900 से 1200 कहाँ जाएंगे हम, 1192। 1992 में अगर उन्होंने राज किया होता तो हम आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बहुत सारे राजनेता हमारे ऐसे थे जो, खैर 1192 से लेकर 1206 तक उन्होंने राज किया। और अगर दूसरी तरफ चले हम 5 साल उसमें ऐड करते चलो, ठीक है। 1206 के बाद दूसरे नंबर पे जो शासक थे उन्होंने 1206 से लेकर 1211 तक किया। फिर आगे 25 साल ऐड कर दो, 1211 से लेकर कितने हुए भैया, 25 साल ऐड करके 1236 तक किया, ठीक है। इतने ही हुए होंगे, 25 साल ऐड करके आप ऐड कर सकते हो। फिर इन्होंने 1236 से लेकर यहाँ पे किया 1240 तक। हाँ, अब इसमें फ्लो में हम यहाँ 1240 लिख देंगे। नहीं, 1240 नहीं लिखेंगे। क्या किया था रजिया बेगम को, 6 साल भुलाकर, तो 6 साल भूलो, 6 साल भूलो और यहाँ पे क्या लिखो, 1246 से लेकर 20 साल और ऐड करो इसमें, 1266 तक। यहां तक जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किए गए अलग अलग शासकों द्वारा। कौन कौन शासक थे, चलो मैं यहां लिख देते हैं। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी गौरी ने, तो यहां मोहम्मद गौरी आएगा, मोहम्मद। और जो उस ट्रिक को देख रहा है वो प्लीज मुझे बताइएगा कि भैया सही लिखा सर कि नहीं लिखा। मोहम्मद गौरी के बाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन थे, याद करो। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश थे, आई गेस, है ना, इल्तु देकर, हाँ इल्तुतमिश। फिर थी हमारी रजिया, हमारी नहीं आई एम सॉरी, रजिया बेगम थी फिर। और उसके बाद थे हमारे लास्ट में कहा भेज दिया था उनको, इल्तु देकर, नहीं इल्तु भेज दिया था, आई गेस, है ना, ग्यासु भेज दिया था, ग्यासु ग्यासु ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन थे लास्ट में। कौन थे, ग्यासुद्दीन। तो इस तरह से इन शासकों ने हमारे दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो इन शासकों ने राज तो किया, पॉइंट तो डाल देंगे सर, आगे क्या लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ लिखना होगा। अभी पॉइंट के अंदर लिखे क्या, तभी तो हमारा 12 या 15 नंबर का पेपर पूरा होगा। ठीक है ठीक है, अब लाइन वाइज चलेंगे। देखो एक ट्रिक पता लग गई है ना, दैट्स ऑल। मैं बताता हूँ, साइड में इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है और पूरा बोर्ड दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं साइड चला जाता हूँ। अब मैं एक एक करके सारे शासकों के बारे में लिखूंगा, जो लाइनें आप लिख सकते हो। जैसे अब शुरुआत हम मोहम्मद गौरी के साथ करेंगे। किसके साथ शुरुआत करेंगे, मोहम्मद गौरी के साथ करेंगे। देखो, जब भी आप सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हो ना, सब्जेक्टिव आंसर, आपको जरूरी नहीं है कि आपने हर एक लाइन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लिखना है। ये बात कर रहा हूँ सिर्फ कॉलेज के पेपर्स। कोई अगर एचपीयू से पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगा, अगर आप कोई यूनिवर्सिटीज के पेपर दे रहे हो सब्जेक्टिव और आपको 14 मार्क्स का आंसर बनाना है, तो हर एक लाइन में ही इंपॉर्टेंट बात नहीं हो सकती भैया, ठीक है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें क्या आई होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ आप इधर उधर कर सकते हो। जैसे मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने क्या क्या किया था, वो मेन पॉइंट में आपको लिख देता हूं, इसकी लाइन आप खुद बनाइएगा। मोहम्मद गौरी ने क्या क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने पहला युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान जी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट लड़ा था इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान जी के अगेंस्ट 1991 में। जो नाम मैं कह रहा था आपको कि आप भूल गए हो तो राजपूत भी लिख सकते हो, राजपूतों के अगेंस्ट लिखा था। हाँ, पर कब लड़ा था, 1991 नहीं 1191। कब लड़ा था, 1191 में। कब लड़ा था, 1191 में। और इसकी लाइन आ जाएगी कि वो इसके राजपूतों के अगेंस्ट हार गए थे, और राजपूतों के अगेंस्ट हारने के बाद हालांकि उनके अंदर की जो सल्तनत को या अपने प्रसार को, अपने क्या कह सकते हैं उसको, अपने देश के अपनी बाउंड्री के प्रसार के लिए जो उनके अंदर भूख थी वो मिटी नहीं थी। उन्होंने 1991 में हारने के बाद 1992 में, सॉरी यार बार भाई, 1191 में हारने के बाद 1192 में फिर से युद्ध लड़ा। 1192 में उन्होंने युद्ध लड़ा तराइन में। कहा लड़ा, 1192 में लड़ा उन्होंने, जगह है तराइन में युद्ध लड़ा उन्होंने। तराइन में जब उन्होंने युद्ध लड़ा तो उनके अंडर दिल्ली आ गई, ठीक है। ऑल्दो दिल्ली जो है उस टाइम पर इतना बड़ा शासन नहीं था, पर लेकिन दिल्ली उनके अंडर आ गई तो आ गई भैया, तब बन गई दिल्ली सल्तनत। इस प्रकार से दिल्ली पर उन्होंने क्या किया, कब्जा किया।
दिल्ली कब्जाई। कब्ज नहीं है ये सॉरी कब्जाई, दिल्ली कब्जाई उन्होंने भैया। क्या कब कब्जाई? 1192 में कब्जाई। यहां से ही उदय हुआ मुस्लिम शासकों का भारत पर, क्या कह सकते हैं उसको, भारत पर एक राज करना जो शुरू हुआ यहीं से शुरू हो गया, इनडायरेक्ट तौर पे, अनौपचारिक तौर पे। ये शब्द आप जब आप लिख रहे होंगे ना, औपचारिक अनौपचारिक, ये शब्द आप डाल सकते हो अपने उसमें स्टेटमेंट पे, क्योंकि आप जितने इस तरह के शब्द डालोगे उतने ज्यादा एग्जामिनर को वो इम्पैक्ट डालते हैं और उतने ज्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे। आप नंबर के ऊपर फोकस करिए। पहला आ गया मोहम्मद गौरी। दूसरा क्या आएगा इसमें? दूसरा था इसमें, याद करो, गौरी ने किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक थे दूसरे। अच्छा, अब चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे बने, क्या उनका इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या सब कुछ हुआ? तो और एक्चुअल में जो दिल्ली सल्तनत थी, अच्छा यहाँ पहले ही लाइन इसमें क्या डालोगे आप? पहले ही लाइन इसमें क्या डालोगे कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे, सही सुना। दिल्ली सल्तनत शब्द, दिल्ली सल्तनत शब्द की शुरुआत तो आएगा लास्ट में। सल्तनत की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इन्होंने इसको एज ए दिल्ली, मतलब दिल्ली को इन्होंने सेंटर पॉइंट बनाया था। उसके बाद से ही दिल्ली सेंटर पॉइंट बनी हुई है और दिल्ली आज दिन तक सेंटर पॉइंट बनी हुई है। आप चाहे पॉलिटिकल देख लो, आप चाहे कोई और चीज से देख लो, दिल्ली सेंटर पॉइंट है। तो यहां से दिल्ली सेंटर पॉइंट बनना शुरू हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू। देखो क्या होता है, कोई अगर हमारे ऊपर राज कर रहा है, कोई चीज अगर हमारे लिए गलत है, तो उसका कहीं ना कहीं दूसरा पहलू भी होता है, पॉजिटिव एरिया भी होता है। ये भी आप उसमें लिख सकते हो ये वाली चीज। कैसे? हाँ, इसको बड़ा ही तो बनाना है, बड़ा बनाने के लिए डाल भी दोगे तो कौन एग्जामिनर गलत करेगा? आप मुझे बताओ कि जहां किसी एक कार्य का सही पहलू है, वही एक दूसरे कार्य का गलत पहलू भी हो सकता है। अगर गलत पहलू है कि हम लोग गुलाम बने रहे, तो उसका सही पहलू है कि एक ऐसी जगह हमें मिली जो सेंटर पॉइंट पूरे भारत का बनी रही, अभी तक बनी हुई है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसीलिए 1206 इसको मेन माना जाता है कि भैया 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। वैसे तो मोहम्मद गौरी ने भी राज कर लिया था, लेकिन इन्हीं के बाद से इसको शुरुआत करेंगे। और उसके बाद अच्छा क्या था इसके बाद? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक खुद में एक बहुत बड़े नेता थे, या फिर क्या ये राज परिवार से थे? क्या ये मोहम्मद गौरी के आगे कुछ लगते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये थे, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो क्या कह सकते हैं हम इसको, ये मतलब उसके उनके राज परिवार में, राज परिवार भी नहीं कहेंगे हम, उनके मतलब मेन आदमी थे राजा के, इसको मेन आदमी थे बस राजा के, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री डाल दो आप चाहे इसको, है ना। हालांकि ऑल्दो प्रधानमंत्री शायद ये थे या नहीं थे, इसको मैं कंफर्म करके टेक्स्ट में इसके साथ डाल दूंगा कि क्या करते थे एक्चुअल में, इनका क्या रोल था उसमें। वो यहाँ टेक्स्ट में आपको वीडियो में डल जाएगा, साथ साथ चल रहा होगा। लेकिन जो अभी फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री मान लो फिलहाल पे प्रधानमंत्री। पर जो इनका मेन चीज थी ना, मेन चीज जो इन्होंने की थी, एक तो दिल्ली सल्तनत बनाया था इन्होंने, दूसरा जो मेन चीज की थी, सैनिक बल बढ़ाया था अपना। क्या बढ़ाया था इन्होंने? अपना सैनिक बल। सैनिक बल बढ़ाने से क्या मतलब है, जो सैनिक थे ना राजा के, सैनिकों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। सैनिकों में इनके प्रति बहुत ज्यादा विश्वास था। सैनिक इनको बहुत ज्यादा वो करते थे, क्या नाम, मानते थे इनका। मेरे मुंह में अपमान शब्द आ रहा था अपमान नहीं करते थे भैया, सैनिक इनकी बात बहुत ज्यादा मानते थे। इतना तो हाँ, अपमान का ऑपोजिट शब्द सम्मान करते थे इनका, है ना, सैनिक। तो इनकी जो मतलब उतना मोहम्मद गौरी का नहीं करते होंगे जितना कुतुबुद्दीन ऐबक का करते थे। तो इस वजह से इनके पास क्योंकि सैनिक बल था, तो भैया राजा तो सैनिक के बिना अधूरा है। राजा क्या कर लेगा अगर सैनिक ही काम नहीं करेंगे? सैनिक करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का काम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फायदा उठाया। गौरी जी जय श्री राम हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक जी राजा बने। हाँ, क्योंकि उस टाइम पर उनका संघर्ष बहुत हुआ। 3 लोगों के बीच प्रबल युद्ध हुआ। किसके लिए? 3 लोगों के बीच युद्ध हुआ था। हाँ, ये चीज याद रखो, दिल्ली की राजगद्दी को हथियाने के लिए 3 लोग प्रबल रूप से खड़े थे कि भैया मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा।
पर लेकिन अगेन जिसके साथ सैनिकों का साथ वो बनेगा राजा, सब थोड़ी ना राजा बनेंगे। राजा तो एक ही है। कौन है ये मैंने एक ही साइड इशारा किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने हमारे हिमाचल में इशारा किया, और कहाँ की यार मैं नहीं बोलूंगा, हिमाचल में इशारा किया कि भैया राजा है कि। खैर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद दूसरी चीज कहाँ गए हम उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश। कौन आए? इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश को देखो मैंने आपको कहा है कि मैंने पूरा का पूरा इसका एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है। तो इल्तुतमिश के बाद बात करते हैं हम। इल्तुतमिश जी ने क्या किया? देखो यहां तक अभी तक हमने पढ़ा कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी से लड़ाई की तो हार गए। प्रधानमंत्री नहीं, अच्छा ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक का है। 1192 में तराइन का युद्ध किया, दिल्ली उनके अंडर आ गई, पर उन्होंने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत नहीं बनाया। फिर हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक आदमी था जो कि उनकी सैन्य क्षति में था, प्रशासनिक विभाग में था। उन्होंने क्या किया? दिल्ली को दिल्ली सल्तनत बनाया। नहीं, मैं बोर्ड से साइड में इसलिए आया हूं ताकि आपको ये सब चीजें क्लियरली दिखे, और बोर्ड क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैं साइड में आ रखा हूं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, इसलिए इनको ज्यादा मेन आदमी भी कहा जाता है इस पूरे ही हिस्से का, इस पूरे चक्कर का। इनके पास सैनिक बल था, इस वजह से ये प्रधानमंत्री से राजा बने। 3 लोगों के बीच युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ था, बहुत तगड़ा युद्ध हुआ था कि भैया मैं राजा। और वो 3 कौन कौन थे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, नाम याद नहीं रहते यार भैया, नाम याद नहीं रहते। नाम याद करने के चक्कर में आप ये नाम भी भूल जाओगे। इसलिए 3 लोग कौन थे? ढूंढो भैया बुक निकाल के। हमारे पास क्या होगा? 14 नंबर में से 10 नंबर आएंगे, ठीक है? तो 10 नंबर पे भी हम खुश रह सकते हैं ना। हमारे को तो ऐसा है कि भैया एक गोल है हमारा 70% से ऊपर जाना चाहिए। जो अच्छा, ये मैंने पहले ही इसलिए बता दिया था कि मैं सब्जेक्टिव टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, और जिनको एकदम प्योर नॉलेज चाहिए उनको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप की बनाऊंगा। उसमें प्रॉपर बस उन्हीं चीजों के बारे में बात की जाएगी जो आपके काम की चीज है, फालतू चीजों के ऊपर बात नहीं होगी। चलो कहाँ थे हम? यहाँ थे कि भैया इल्तुतमिश नाम की चीज नहीं है, इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति आया। इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फॉलो किया। जी हाँ, फॉलो किया मतलब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना सैनिक बल स्ट्रॉन्ग किया था, इल्तुतमिश ने भी अपना सैनिक बल स्ट्रॉन्ग किया। क्या किया? अपना सैनिक बल को स्ट्रॉन्ग किया। इल्तुतमिश ने भी सैनिक बल का स्ट्रॉन्ग होना मतलब है कि भैया अगेन कौन राजा? मैं राजा। कैसे? मेरे पास सैनिक बल है भैया। क्या है? मेरे पास सैनिक बल है, इसीलिए मैं राजा बनूंगा। इल्तुतमिश जी ने क्लियरली कह दिया। अच्छा, उसके बाद ऐसा क्या खास हुआ? सैनिक बल तो इनके पास भी था। इनके पास तो खास चीज ये थी कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। और क्या खास चीज थी कुतुबुद्दीन ऐबक जी के पास कि भैया इन्होंने 3 लोगों के साथ संघर्ष किया था, फिर राजा बने थे। इनके बीच इनके ऐसा क्या खास हुआ? इनमें खास हुआ क्या खास हुआ इनके साथ? इल्तुतमिश जी के साथ इनके साथ खास हुआ कि भैया जलालुद्दीन नाम मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये नाम याद रहता है। किसी एक बहुत फेमस राजा का नाम था जलालुद्दीन। जी हाँ, अकबर पर नहीं है, अकबर की बात नहीं है। जलालुद्दीन नाम का एक शासक था। उसने क्या किया था? जलालुद्दीन नाम के शासक जी ने 1221 में, कब किया था? 1221 में मदद मांगी थी इल्तुतमिश से। क्या मदद मांगी थी? कि भैया उनके ऊपर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया है। किसने आक्रमण किया है? जलालुद्दीन के ऊपर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया है। तो मंगोल कौन थे? मंगोल एक जाति थी जो कि लूटपाट करती रहती थी, ठीक है? इतनी सी आप चीज सीखो, और इतनी सी आप चीज सीखो, और यही आपके लिए मेन है कि भैया मंगोल एक जाति थी जो लूटपाट करती थी। तो इस मंगोल जाति ने जलालुद्दीन जी के नाक में दम करके रखा था। 1221 में जब इनको अति हो गई जलालुद्दीन जी को, तो इल्तुतमिश जी के पास आए, जो कि प्रबल दिल्ली सल्तनत नाम की जगह का राजा था, शासक था। दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत, उस सल्तनत का शासक था। उसके पास मदद मांगने के लिए आए जलालुद्दीन जी 1221 में। ये क्या मैं बता रहा हूं आपको कि इल्तुतमिश के शासन काल में क्या खास बात हुई।
कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी कि भैया सैनिक बल स्ट्रॉन्ग किया, 3 लोगों से लड़ा, दिल्ली सल्तनत स्थापना की। इल्तुतमिश जी के क्या हुआ, सैनिक बल स्ट्रॉन्ग किया, जलालुद्दीन नाम का एक व्यक्ति आया 1221 में, मंगोलों से उसका दिक्कत थी, तो उसने क्या किया होगा, ऑब्वियसली मदद कर दी होगी। नहीं, ऑपोजिट, कि भैया इसने मदद करने से इनकार कर दिया कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो ये एक खास बात थी इल्तुतमिश जी की। अब अगर हम अपनी ट्रिक को याद करें तो ट्रिक के अनुसार इल्तुतमिश जी के बाद आने आएंगी आई गेस रजिया बेगम। 3 हो गए ना, 2 बचे, रजिया बेगम बची और एक अंततः क्या नाम था उनका, गयासुद्दीन जी बचे। रजिया बेगम जी के बारे में आपको बताता हूं। रजिया बेगम जी ने क्या किया, रजिया बेगम जी ने भी कुछ ना कुछ किया होगा जो इतने ही फेमस थी। देखो रजिया बेगम तो वैसे ही फेमस थी, ऑल्दो इन्होंने कोई ज्यादा बड़े सालों तक राज नहीं किया कि भैया 20 साल तक राज कर रहे हैं, 25 साल तक राज कर रहे, नहीं, इन्होंने सिर्फ 4 साल तक राज किया आई गेस, कि 4-5 साल तक राज किया, पर लेकिन जो राज किया वो एकदम प्रॉपर उसकी तरह जैसे एक मर्द जाति जो है वो करती है। हाँ, मैं ये इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भैया उस जमाने में एक तो पुरुष और स्त्री के बीच में बहुत ज्यादा चीजें रहा करती थी कि भैया स्त्री जो है वो बाहर नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी बंदिशें थी। उसके बावजूद भी रजिया बेगम सुल्तान बनी, शासक बनी, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली महिला शासक थी ये। कौन थी पहली महिला शासक? इन्होंने आगे एक चीज जगाई कि भाई जब ये महिला शासक बन सकती है तो कोई और क्यों नहीं। तो यही इसी बात में बहुत बड़ी बात है कि भैया ये महिला शासक थी। पर हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि महिला शासक थी तो उनके लिए सारी सिचुएशन आसान थी या इनके लिए कोई इनसे लड़ ही नहीं रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। महिला शासक थी पर इनके भी इतनी ही जिम्मेवारियां आई, उनको भी इतनी ही कठिनाइयां आई जितना एक पुरुष शासक को आया। ठीक है, अब लास्ट चल रहे हैं, एक लास्ट गयासुद्दीन जी की तरफ। किसकी तरफ? गयासुद्दीन जी की तरफ। रजिया बेगम तक हमने क्लियर कर लिया था, गयासुद्दीन जी को देखते हैं। गयासुद्दीन जी ने क्या की? गयासुद्दीन जी ने भैया सब कुछ इतना कुछ हौच पौच हो गया था, मोहम्मद गौरी जी आ गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने ऐसी तैसी फेर दी थी सभी शासकों ने। इसको चेक कर लूं भैया, चल रहा है, मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनी होगी हमारी अभी तक, मजा आ गया आज तो। एक लास्ट क्वेश्चन रहा है, लास्ट पॉइंट रहा है, गयासुद्दीन जी ने क्या किया? गयासुद्दीन जी ने किया कुछ तो किया। गयासुद्दीन जी ने क्या किया? गयासुद्दीन जी ने शांति व्यवस्था की। क्या किया? शांति व्यवस्था शुरू की अपने पूरे सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में शांति व्यवस्था शुरू की और 20 वर्षों तक महान कार्य किए उन्होंने। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं तो पूरी दिल्ली सल्तनत में अशांति फैल गई थी। इतने सारे शासकों आए, इतने सारी लड़ाइयां हुई, इधर से उन्होंने जलालुद्दीन जी को मुकर गए कि भैया हम आपकी मदद नहीं करेंगे, तो वो भी उनके दुश्मन हो गए। छोटे मोटे छुटपुट चीजें बहुत सारी चल रही थी, तो उससे जो राज्य के लोग है ना, लोग या फिर शासक, सब में अशांति फैल गई थी। तो उन्होंने अशांति और अराजकता फैल गई थी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? शांति व्यवस्था शुरू की। शांति व्यवस्था शुरू करने पर उन्होंने पूरी की पूरी जो तरीका था वो पूरा ही चेंज कर दिया। उन्होंने एक चीज की शुरुआत की, 40। किसकी शुरुआत की? 40 की शुरुआत की। अब ये 40 क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, डिटेल वीडियो में डाल दूंगा बनाकर 40 क्या है, और इसी के अंदर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही रहेगा कि 40 से आप क्या समझते हैं। और इनकी एक और शांति से रिलेटेड लॉ और शांति की कुछ नीति थी, जो उनकी एक नीति थी इनकी, मैं आपको अगर बताऊं, बलबन की इनकी रक्त और लॉ की नीति थी। गयासुद्दीन बलबन की रक्त और लॉ की नीति थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और 40 भी इन्होंने ही शुरुआत किया था। पर छोटी सी चीज मैं बता देता हूं कि इसमें लिखने के लिए कि भैया आप इस पॉइंट में क्या लिखोगे 40 से रिगार्डिंग, आप इस पॉइंट में लिखोगे कि 40 लोगों को उन्होंने सरदार बनाया। क्या बनाया? सरदार बनाया उन्होंने 40 लोगों को। 40 लोगों को सरदार बनाया और उनके अंदर छोटी छोटी सेनाएं दे दी। उनके अंदर
छोटी छोटी सेनाएं दे दी, तो भैया आप ही क्या करोगे, आप पूरी पूरी सैनिक शक्ति आप 40 लोग ही चलाओगे, और इन्हीं 40 लोगों से रिपोर्ट डायरेक्ट गयासुद्दीन बलबन जी लिया करते थे। तो अगर किसी के साथ अगर युद्ध लड़ना है, कुछ भी चीजें करनी है, कुछ भी एक अहम फैसले लेने हैं, तो ये 40 लोग अहम भूमिका निभाया करते थे। तो ये एक उन्होंने चीज शुरू की। अगर इसकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊंगा ये 40 था क्या। ये तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आपने इसके बारे में लिखना रहा, तो मैंने आपको ऐसे नॉर्मल सी चीज इसमें बता दी, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीजें हुई। अच्छा, एक अशांति फैलने का इसके टाइम में एक और चीज थी, कारण क्या कारण था कि जितने भी मुस्लिम शासक थे ना, कौन थे, मुस्लिम शासक थे, वो मुस्लिम शासक किसी एक सरदार को, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन भी एक सरदार थे, एक टुकड़े का सरदार थे, तो उसको शासक के रूप में नहीं देख पा रहे थे। शासक के रूप में क्यों नहीं देख पा रहे थे, क्या चीजें थी, होता ही अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे ईगो प्रॉब्लम एंड ऑल ये सब चीजें चली रहती है भैया, हमारे साथ भी चली रहती है, तो इनके साथ तो क्यों नहीं होगी, ये तो स्वयं में। खैर 40 एक चीज इन्होंने शुरू की थी, और एक उन्होंने रक्त और लौह की नीति चलाई थी। तो आप अगर इसको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रक्त और लौह की नीति भी लिख दोगे ना, कि गयासुद्दीन बलबन जी ने रक्त और लौह की नीति चलाई थी, तो वो भी आपको पूरा हो जाएगा। तो मैं एक साइड में हट जाता हूं ताकि आप ये दोनों चीजें देख सके, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस तरह से दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग शासकों के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरह से इस पूरे एक बड़ा क्वेश्चन आप लिख सकते हो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसमें एक बढ़िया आप एक बना सकते हो, क्या कहते हो उसको, फ्लो चार्ट बना सकते हो, और उस फ्लो चार्ट के बाद आप अपने क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। अब जो बाकी जो जैसे 40 की नीति, रक्त और लौह की नीति, और ये एक मेन क्वेश्चन है इसमें, और साथ ही साथ इसमें मेन क्वेश्चन है बस यही इसमें मेन क्वेश्चन है, दो जो अभी इसमें फिलहाल आगे मैं बताऊंगा। खैर अभी के लिए मैं इतना यहीं पे ही समाप्त करूंगा, और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप इसका आंसर लिख कैसे सकते हो। खैर अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको क्लियर करने के लिए मैं एकदम से आपके सामने आ गया हूं। हालांकि आपने पूरी वीडियो खत्म कर दी होगी देखकर, ये लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा कि भैया जो 40 की शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। गयासुद्दीन जो थे उन 40 में से एक थे, उन 40 में से एक थे, और वही सरदार जो है बाद में दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। तो 40 की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। तो प्लीज एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, सो बेयर मी फॉर दैट। खैर पर लास्ट जो बात है कि इल्तुतमिश जी ने 40 की शुरुआत की, और गयासुद्दीन जी 40 में से एक आदमी थे, एक सरदार थे, और वो लास्ट में क्या बने? शासक बने। थैंक यू।